बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब टॉपिक बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया था। उसने कहा था कि एक एटम जिसके सेंटर में एक हैवी बॉडी मौजूद होती है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नेम दिया। और उसने कहा इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और फिर इसने ये भी कंसेप्ट दिया कि एक एटम के इर्द गिर्द जब इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहे होते हैं। यानी वो कंटिन्यूसली जैसे जैसे वो मूव कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट, लेकिन जब अगर देखा जाए, सोचने की बात ये थी कि अगर एक एटम है, ये न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब ये कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूसली लूज करते करते इसकी एनर्जी, यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर देना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एटम को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, इसका मतलब वो अल्टीमेटली एट अ टाइम आके किसी ना किसी वक्त पे आके जब उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये इसका डिफेक्ट हुआ। सेकंड इसका डिफेक्ट ये था कि इसने कहा कि एटम चूंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी बिल्कुल कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से इसने कहा कि एक एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देना चाहिए। लेकिन एक साइंटिस्ट 1913 में नील बोहर ने इसके जो इसकी ये पॉस्टुलेट था कि एक एटम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देना चाहिए, इसको इसने रॉन्ग साबित किया। इसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखा। इसने कहा कि एक एटम क्या करता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की बजाय वो लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रदरफोर्ड का मॉडल किसने गलत साबित कर दिया? नील बोहर ने। अब नील बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसके अकॉर्डिंग उसने रदरफोर्ड के इस कंसेप्ट को, तो इसने माना कि एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और एक एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसने इस कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट किया। लेकिन इसने एक और चीज़ का वर्ड कहा। इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली एमिट नहीं करते, मतलब ये अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहे होते, ये इसने कहा। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, यानी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में मूव कर रहे हैं जहां पर उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड। यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन स्पेसिफिक पाथ, यानी एक स्पेसिफिक रास्ते पे मूव कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो बिल्कुल रैंडम मूव कर रहे हैं, बल्कि इसने क्या कहा, स्पेसिफिक पाथ में मूव कर रहे हैं, जिसको क्या नेम दिया जाता है, ऑर्बिट एंड शेल का। अब इसने ये कंसेप्ट अपना दिया सोलर सिस्टम को सोचते हुए। देखें, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें ना, तो सन के सराउंड में अर्थ रिवॉल्व कर रही है। हमें पता है कि सूरज के इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन और बाकी सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब ये तो नहीं हुआ इतनी देर की, आपको पता है कि दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, तो कभी ये तो नहीं हुआ कि ज़मीन सूरज के जैसे यहाँ पर अगर ये अर्थ, ये सन है और यहाँ पर करके अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि अर्थ यहाँ पर आ गई हो, बहुत ज़्यादा उसके करीब आ गई हो, या अर्थ बहुत ज़्यादा दूर चली गई हो, कोई और प्लैनेट आगे आ गया हो। नहीं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि यानी सोलर सिस्टम में हमें पता है कि हर हमारा प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक पाथ में। उसी तरह इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी एक स्पेसिफिक पाथ में मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम की तरह उसने कहा। और फिर इसने क्या कहा कि हर पाथ में जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। यानी अगर यहाँ पर ये देखिए, मैंने ऑर्बिट एक स्पेसिफिक पाथ बनाया हुआ है, ये भी पाथ है और ये भी पाथ है। अब यहाँ पर देखें तो मैंने ये जो पाथ बनाया हुआ है, इसके ऊपर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर इधर जितनी देर तक वो मूव करता रहेगा, वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। इसका मतलब वो, उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी हर ऑर्बिट की। यानी इस पाथ को उसने क्या नेम दिया था, ऑर्बिट्स या शेल्स का। तो उसका क्या मतलब हुआ कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में रहेगा वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा, और उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है जिसको उसने क्या नेम दे दिया, एनर्जी लेवल्स का भी नेम दे दिया। यानी हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल।
अब जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के करीब होता है उसको उसने क्या नेम दिया, यानी उसको हमने कह दिया n इक्वल, यानी नंबर ऑफ n है। n क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स को। तो नंबर ऑफ शेल का हमने क्या कहा, जो पहला ऑर्बिट है उसको 1 दिया, n जो दूसरा है उसको हमने सेकेंड ऑर्बिट को हमने n इक्वल 2 कर दिया, और थर्ड ऑर्बिट को n इक्वल 3 एंड फोर्थ वाले को n इक्वल 4 एंड सो ऑन। अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यानी वो मिनिमम एनर्जी को शो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, यानी जितना ऑर्बिट उसका अवे होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, n1 की जो एनर्जी लेवल है, यानी जो पहला एनर्जी लेवल है शेल है, उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी E2 की। तो इसको हम कह देते हैं कि ये E1 की एनर्जी क्या है, कम है, E2 की उससे ज़्यादा है, E3 की उससे ज़्यादा है, E4 की उससे ज़्यादा होगी एंड सो ऑन, E5 की उससे ज़्यादा होगी। यानी ऑर्बिट जितना जितना न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं अगर फोर्थ एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी क्या है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी फर्स्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ तक था, इसने नील बोहर ने कंसेप्ट दिया कि जब तक वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रहेगा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब उसने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी एमिट कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है जब वो जंप करेगा फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अब देखिए मैंने यहाँ पर कहा है ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। E1 की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, E2 की उससे ज़्यादा होती है, E3 की उससे ज़्यादा होती है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ने E2 से मूव करके E3 में जाना है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करके यहाँ तक जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर कर लें, हम इमेजिन कर लेते हैं, जस्ट इमेजिन E1 की 50 किलो जॉल पर मोल एनर्जी है, इसकी 100 होगी और इसकी 150 होगी, यानी हमने 50-50 का गैप रख दिया। अब यहाँ से E2 से जब एक इलेक्ट्रॉन ने जब इस एनर्जी लेवल में जाना है तो इसकी अपनी एनर्जी कितनी है, 100, तो इसको 150 क्या करनी चाहिए। इसका मतलब ये 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यानी 50 एनर्जी क्या करेगा, किलो जॉल की एनर्जी गेन करेगा। फिर ही यानी ये 50 प्लस 100 150 होगी तो ये एनर्जी लेवल 3 में मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट मूव करेगा तो उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और सिमिलरली जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में मूव करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि 150 ज़्यादा है, 100 तक होने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और यहाँ पर चेंज एनर्जी किसके इक्वल है, एच म्यू नॉट के, यानी फ्रिक्वेंसी की, और एच क्या है, इट इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट है। इसी तरह इसने एक एंगुलर मोमेंटम का भी कंसेप्ट दिया कि एंगुलर मोमेंटम में MVR, ये इक्वेशन है जो कि आप लोगों की बुक में नहीं दी हुई, लेकिन ये आप लोगों ने याद करनी है तो कर सकते हैं। 2 पाई ये इक्वेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी एटम का, अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स का यानी मास फाइंड आउट करना है, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है या रेडियस फाइंड करना है, तो हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो था एनर्जी लेवल या शेल्स का कंसेप्ट। अब उसके बाद इसने क्या कहा कि एटम अगर एक एनर्जी लेवल के अंदर यानी एक शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसने क्या कहा कि नंबर ऑफ सब शेल्स किसके इक्वल होते हैं, एन वैल्यू के, यानी नंबर ऑफ शेल के इक्वल होते हैं। यानी अगर हमने पहले शेल को एन वैल्यू 1 है उसको उसने क्या नेम दिया, शेल के। 2 वाले एन इक्वल 2 को उसने क्या नेम दिया, एल। 3 को एम एंड एन को 4। इसका क्या मतलब हुआ, यानी फर्स्ट शेल इज के शेल, सेकेंड शेल इज एल शेल, थर्ड शेल इज एम शेल एंड द फोर्थ वन इज द एन शेल। अब इसके बाद इसने क्या कहा, हर शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स मौजूद होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक घर की एग्जांपल लेने ना, तो घर में पोर्शंस होते हैं, रूम्स होते हैं, तो आप समझ लें जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें जो रूम होगा, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, उसको कंसीडर कर लें वो शेल है। अब हर फ्लोर में जो रूम होंगे उसको क्या कहा जाता है, सब शेल। और सब शेल यानी हर रूम में रहने वाले जितने भी फर्द होंगे वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो सब शेल है उसमें के शेल की एन वैल्यू कितनी है, 1, यानी वो पहला शेल है। उसके अंदर कितने सब शेल्स एग्जिस्ट करेंगे, 1 ही, क्योंकि हमने कहा है कि नंबर ऑफ सब शेल किसके इक्वल होता है, एन वैल्यू के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 एन इक्वल है, यानी उसके अंदर कितने सब शेल आएंगे, एक, यानी कितने, उसको हमने क्या नेम दे दिया, एस का। सेकंड एन वैल्यू में यानी एल शेल के अंदर कितने सब शेल एग्जिस्ट करेंगे, 2, क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 होंगे, कौन कौन से, एस एंड पी। थर्ड है
एम शेल के अंदर कितने सब शेल एग्जिस्ट करेंगे? 3, यानी एस, पी एंड डी। और एन के अंदर कितने एग्जिस्ट करेंगे? क्योंकि एन 4 है, एस, पी, डी एंड एफ, यानी 4 सब शेल्स एग्जिस्ट करेंगे इसमें। अब यहाँ तो हमने कह दिया कि ये शेल है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सवाल ये है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? के शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रख सकता है? एल कितने रख सकता है? एम कितने रख सकता है? एन कितने रख सकता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर शेल के अंदर फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है? 2n का स्क्वायर। एन आपको पता है नंबर ऑफ सब शेल है, शेल है सॉरी, यानी शेल का नंबर है, कितने नंबर वाला ये शेल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट अ शेल कैन अकोमोडेट किसके इक्वल है? 2n स्क्वायर के इक्वल है। तो n हमारे पास 1 है, तो k शेल के अंदर हम 2n की वैल्यू पुट करेंगे, 2 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। इसका मतलब k शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। सिमिलरली हमने जब l का किया तो l में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। एन एम में कितने आएंगे? 18 एंड एन में 32। इसका मतलब 2 8 18 एंड 32, यानी के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। एल के अंदर 8 आ सकते हैं, एम के अंदर 18 आ सकते हैं एंड एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अब ये तो हमने कह दिया कि ये तो शेल के अंदर है। अब तो यहाँ पर बात हमने की है कि हर शेल के अंदर सब शेल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होने चाहिए? तो देखिए यहाँ से देखने में पता चल रहा है कि के अंदर तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास सब शेल भी एक ही है, तो इसका मतलब 2 के 2 इलेक्ट्रॉन सब शेल एस के अंदर लाई करेंगे, यानी एस कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? 2। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हमने 2 कर दिए एल के अंदर, क्योंकि हमने कह दिया कि एस कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? 2, तो हम सबके ऊपर 2 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? टोटल 8। तो इसका मतलब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने चाहिए? 6। 6 + 2 8, यानी ये पूरे हो गए। तो इसका मतलब पी कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट इन ए पी सब शेल इज 6। एंड अब हम सबके अंदर पी का हमने कह दिया कि 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर रहे हैं। अब आप देखें कि एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल आते हैं? 18 आते हैं। तो जो डी सब शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? 10। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 + 6 18, 18 में 2 + 6 8 और 8 में 10 प्लस करें तो 18 बनता है, यानी एम के भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, यानी एस के अंदर 2, पी के अंदर 6 एंड डी के अंदर 10। इसका मतलब डी कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है? 10। अब 2 + 6 + 8 18, 18 में 14 प्लस करें तो वो बनते हैं 32। तो इसका मतलब एफ सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? 14। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है उसके लिए आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सब शेल याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको साथ साथ एक दफ़ा रीड करें। के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 एंड एन के अंदर 32। सिमिलरली सब शेल के अंदर एस कितने अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है? 2, पी 6, डी 10 एंड एफ कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है? 14। यहाँ तक इसने कंसेप्ट दिया था बोहर ने कि एक इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं जिसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और हर ऑर्बिट और हर एनर्जी लेवल को उसने क्या नेम दे दिया, यानी हर जो फिक्स्ड पाथ को उसने ऑर्बिट शेल एनर्जी लेवल का दिया और उसने कहा कि हर शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं और इसी तरह इसने कहा कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अगर आज के तहकीक के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें तो सर्कुलर पाथ्स हमने कह दिया कि ये पाथ स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर चांस है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी हम एक इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पाथ में, लेकिन हम यहाँ पर 100% हमारे पास चांस नहीं है। हम 100% किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। हम यहाँ प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक ये वाला अगर के शेल है, हम कह सकते हैं कि के शेल के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे और इस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, यानी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट इस स्पेसिफिक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। और आप लोगों की बुक पे एक यहाँ पर MCQs भी दिया हुआ है जिसमें अगर आप देखो तो एटम में सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट एटम कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है? सीजियम।
और सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा लाई करता है? हीलियम। दिस इज MCQs और ये आप लोगों के नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लार्जेस्ट एटम प्रायोरिटी में कौन सा होता है? सीजियम। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? हीलियम। और सीजियम का एटम हीलियम के एटम से कितना गुना बड़ा है? 9 टाइम्स। और ये MCQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पेपर में वो पूछेगा भी। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।